हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम देखेंगे केस स्टडी नंबर 3 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-25 क्वेश्चन नंबर 38। सो बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लीजिए। सो आई होप आपने स्टेटमेंट रीड कर ली होगी। सो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अर्का बॉट 2 kgs ऑफ अ बर्ड। Cage 1 contained 5 parrots and 1 owl, and cage 2 contains 6 parrots only. One day, Arka forgot to lock both cages, and 2 birds flew from cage 1 to cage 2, and then 2 birds flew back from cage 2 to cage 1 simultaneously. So, अर्का के पास 2 केजेस है, वो बेटा दोनों केजेस को लॉक करना भूल गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि केज 1 से 2 बर्ड केज 2 में गए और केज 2 से 2 बर्ड केज 1 में आए। तो ये स्टेटमेंट है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है। सो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, then find the probability that owl is still in cage 1। मीन्स 2 बर्ड केज 1 से केज 2 में गए, ठीक है। सपोज अगर इसे मैं केज 1 मान लूं, दिस इज केज 1 एंड दिस इज केज 2, ठीक है। तो केज 1 में से 2 बर्ड केज 2 में गए और केज 2 में से 2 बर्ड वापस केज 1 में आए। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आउल होगा, ठीक है, वो केज 1 में रहेगा। ये प्रोसेस होने के बाद मतलब 2 बर्ड केज 2 में जाएंगे केज 1 से, और केज 2 से 2 बर्ड केज 1 में आएंगे। बाद में लास्ट में क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउल जो होगा वो केज 1 में होगा। तो हम इसके केस बनाएंगे बेटा। सो केस 1 में हम देख लेते हैं, लाइक केस 1, ठीक है। केस 1 में हम मान लेते हैं कि केज 1 से ना 2 पैरेट गए, 2 पैरेट इधर गए, ठीक है। अब देखिए जरा, 2 बर्ड जाने थे केज 1 में से केज 2 तक, तो हम मान लेते हैं कि 2 पैरेट गए, ठीक है। अब पैरेट है कितने इसमें, 5, निकालने मैंने कितने, 2। सो बेटा जब सिलेक्शन की बात हो, ग्रुप ऑफ आइटम में से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना हो, तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे इस केज 1 में से मैंने 2 पैरेट निकालने हैं जो केज 2 में जाएंगे, मतलब केज 1 में से मैंने 2 पैरेट निकालने हैं। पैरेट है कितने, 5, पैरेट मेरे पास कितने, 5, निकालने कितने मैंने, 2। सो 5C2 लिखूंगा यहाँ पे, 5C2, ठीक है जी। तो ये क्या मुझे देगा कि अगर मैंने केज 1 से 2 पैरेट निकालने तो कितनी तरह से मैं निकाल सकता हूँ। ओके, अच्छा जी। अब ये 2 पैरेट इसमें से निकाले मैंने, ठीक है जी। इसमें से 2 केज, एक पैरेट इधर चले गया और एक सपोज ये पैरेट इधर चले गया, ठीक है जी। अब केज 2 में से भी 2 बर्ड वापस आएंगे केज 1 में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक काम कंप्लीट ना हुआ तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है, ठीक है। अब केज 2 में से भी 2 बर्ड आएंगे केज 1 में। अब केज 2 में से केज 1 में 2 बर्ड आएंगे, तो केज 2 में तो पैरेट ही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ से पैरेट ही आएगा, ठीक है। तो पैरेट हो कितने गए वहाँ पे केज 2 में, केज 2 में हमारे पास अभी 2 to 4 6 to 8 पैरेट्स हो गए ना। सो 8 पैरेट्स में से मैंने 2 पैरेट्स निकालने हैं, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं वो, ठीक है। सपोज एक ये पैरेट था, ठीक है जी, ये इधर आ गया, एक ये पैरेट है सपोज, और ये इधर आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने केज 2 में से 2 पैरेट निकाले। केज 2 में थे कितने, 8, निकाले कितने, 2। सो इस तरह से बेटा केस 1 बनेगा। मतलब केस 1 में मैंने क्या किया कि 2 पैरेट केज 1 में से केज 2 में गए और केज 2 में से 2 पैरेट वापस केज 1 में आए, तो ये केस 1 बन गया। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं केस 2। केस 2 क्या है,
केस 2 में हम मान लेते हैं कि अब एक पैरट और एक आउल केज 1 से केज 2 में गया, ठीक है। सपोज मेरे पास अभी पैरट है कितने, केज 1 में 5, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं अब देख रहा हूँ, केज 1 में मेरे पास 5 पैरट्स हैं। तो मैंने क्या करना है, एक पैरट शिफ्ट करना है केज 2 में। तो 5 पैरट है, सिलेक्ट कितने करने मैंने, एक पैरट, ये 5C1 हो गया। तो ये मान लेते हैं कि ये पैरट है, ये उस साइड पे चले गया, ठीक है। और दूसरा बर्ड जो केज 1 से गया वो इस बार आउल गया। आउल है कितने बेटा, 1, तो सिलेक्ट भी 1 ही करना है। तो ये आउल के लिए हो गया। तो ये देखते हैं, ये आउल बेटा उस साइड पे चले गया। अभी काम नहीं कंप्लीट हुआ, अभी केज 2 में से केज 1 में भी बर्ड आएंगे ना, तो इसलिए फिर मल्टीप्लिकेशन। अब मान लेते हैं कि केज 2 में से वापस जो आया ना वो 2 पैरेट आ गए, या फिर आप एक पैरेट एक आउल भी कर सकते हो, केस 3 बनेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं कि सपोज एक आउल आ गया केज 2 में से वापस और एक पैरेट आ गया, ठीक है जी। अब आउल केज 2 में है कितने, 1, तो वापस भी 1 ही आएगा। तो ये बेटा ये देख लीजिए, ये आपका वापस आ गया। और एक बेटा उधर से पैरेट भी आएगा वापस। अब पैरेट वहाँ पे कितने हैं, पैरेट वहाँ पे अब 7 है, ठीक है जी। तो 7 में से एक पैरेट वापस आएगा केज 1 में। सो सपोज ये पैरेट वापस आ गया, ठीक है जी। तो ये बेटा आपका बनेगा केस 2, ठीक है, ठीक है। तो ये केस 2 हो गया। तो बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 3। केस 3 में देखते हैं क्या होता है। सो स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। अब हम मानते हैं कि केज 3 में से केज 1 में से एक आउल उधर गया, ठीक है जी। एक आउल उधर गया, आउल तो एक ही है। सो एक आउल में से एक आउल हमने सिलेक्ट करना है। तो ये आउल आपका उस साइड पे चले गया, ठीक है। अब एक पैरेट गया, पैरेट कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, पैरेट है 5। तो एक दूसरे केज में लेके जाना है, केज 2 में लेके जाना है। सो 5C1। सो सपोज ये पैरेट मेरा उस साइड पे चले गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं केज 2 में से। केज 2 में से हमने आउल नहीं लेके आना, अब हमने 2 पैरेट्स लेके आने हैं, ठीक है। केस बना रहे हैं तो अब हमने 2 पैरेट लेके आने। पैरेट है कितने केज 2 में, केज 2 में हमारे पास बेटा कितने, 7 पैरेट्स हो गए, ठीक है जी। 7 में से लेके कितने आने हैं केज 1 में, 2। सो 7C2। तो ये बेटा एक ये पैरेट आ गया इधर, ठीक है। और ये मान लीजिए एक ये पैरेट इधर आ गया इधर, ठीक है जी। तो ये बनेगा हमारा केस 3। सो केस 1, केस 2 और केस 3 एक बार आप फिर से देख लीजिए। केस 1, अब एक चीज़ नोटिस कीजिए बेटा, केस 1 में भी आउल केज 1 में आ रहा है वापस या बच रहा है वापस, ठीक है जी। केस 2 में भी आउल केज 1 में बच रहा है, लेकिन केस 3 में आउल वापस केज 1 में नहीं आ रहा। तो हमने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आउल जो है वो केज 1 में बचे, ठीक है। हमने तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आउल केज 1 में बचना चाहिए। इट मीन्स केस 3 में हमारा आउल नहीं बच रहा। तो अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारा 5C2 8C2 आया था। 5C2 को अगर बेटा मैं लिखूं, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। और 8C2 का बनेगा बेटा 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा ये मेरे पास फाइनली 280 आ जाएगा। आप करके देख सकते हो। ये केसेस बनेंगे केस 1 में, मीन्स 280 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब केस 2 में कैलकुलेशन देख लेते हैं। 5C1 का आंसर बेटा 5 ही आएगा, 1C1 का आंसर 1 ही आएगा, 1C1 का आंसर 1 ही आएगा और 7C1 का आंसर 7 आएगा। तो ये बन गए 35 केसेस, ठीक है। अब थर्ड केस की कैलकुलेशन देख लेते हैं।
ये बेटा 1C1 का 1 ही आएगा, 5C1 का भी 5 ही आएगा, 7C2 मीन्स 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 5 इंटू 21, तो ये आ गया बेटा आपका 105। सो ये केसेस बन रहे हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन। सो मेरे पास केस 3 की 105 पॉसिबिलिटीज़ हैं, केस 2 की 35 पॉसिबिलिटीज़ हैं और केस 1 की मेरे पास 280 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ अगर निकालूँ मैं, ठीक है, तो हमने टोटल पॉसिबिलिटी निकालने के लिए सभी पॉसिबिलिटीज़ को प्लस करेंगे पहले। टोटल पॉसिबिलिटीज़ केस 1 में बेटा हमारी कितनी बनी थी 280, ठीक है, केस 2 में कितनी बनी थी 35 और केस 3 में हमारी कितनी बनी थी 105। अब अगर इनका टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 420। ये तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ होगी। अब फेवरेबल पॉसिबिलिटीज़, फेवरेबल क्या है हमारे लिए कि जो आउल है वो केज 1 में रहे। तो केस 3 में तो आउल रहा नहीं केज 1 में, केस 2 में यस आउल है केज 1 में, सो 35 ये हो गई। और केस 1 में भी आउल बेटा केज 1 में है, तो 280 ये हो गई, ठीक है। सो हमारे जो फेवरेबल होंगी वो एक तो होंगी 35 केस 2 वाली और 280 केस 1 वाली, ठीक है। अब अगर इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 315, ठीक है। सो हमने क्या प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि वो के आउल जो है केज 1 में रहे। सो प्रोबेबिलिटी दैट आउल विल बी इन केज 1 इज इक्वल टू टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास 420 आई और आउल केज 1 में है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी निकली 315। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं केस स्टडी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एक बार आप अच्छे से स्टेटमेंट रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो स्टेटमेंट में बोल रहा है व्हेन 2 बर्ड फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2 एंड 2 बर्ड फ्लू बैक फ्रॉम केज टू केज 1, मतलब 2 बर्ड केज 1 से केज 2 में गए और 2 बर्ड वापस आए केज 2 से केज 1 में। द आउल इज स्टिल इन सीन इन द केज, मतलब इस प्रोसेस होने के बाद आउल को केज 1 में देखा गया। What is the probability that one parrot and one owl flew from cage 1 to cage 2, मतलब क्या probability है कि जो पहले केज में से 2 बर्ड केज 2 में गए वो एक पैरट था और एक ऑल था। तो बेटा ये प्रोसेस जा रहा है रिवर्स। जब भी बेटा रिवर्स प्रोसेस जाता है तो हम यूज़ करते हैं बायस थ्योरम, ठीक है। तो बेस थ्योरम में क्या करेंगे, पहले तो हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको सपोज कर लेते हैं। सपोज हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 1 पैरट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2, तो इसको हम E1 मान लेते हैं। E1 क्या मान लेते हैं कि 1 पैरट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2, ठीक है। और बेस थ्योरम में बेटा दूसरी चीज़ क्या होती है जो गिवन होती है हमें, तो गिवन इसमें क्या है, आउल इज स्टिल सीन इन द केज, आउल इज स्टिल सीन इन द केज, ये चीज़ गिवन होती है। अब बेटा हमने E1 का अल्टरनेटिव भी सपोज करना होता है बेस थ्योरम में, ठीक है। E1 क्या है, E1 है 1 पैरट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम द केज 1 टू केज 2, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इसका अल्टरनेटिव तो यही हो सकता है कि दोनों पैरट ही गए, ठीक है जी। सो 2 पैरट फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज
2। तो बेटा यही अल्टरनेटिव हो सकता है E1 का। तो अब लगाएंगे इस पे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम वैसे बेटा कैसे लगेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो E1 ऊपर आएगा, जो गिवन होती है चीज़ वो बेटा डिनोमिनेटर में आएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1। तो बेटा मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको बेस थ्योरम की नॉलेज है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1। अब यहाँ पे E1 का अल्टरनेटिव दैट इज E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2, ठीक है जी। अब बेटा इनकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 क्या है, E1 है कि 1 पैरेट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। मतलब जो केज 1 है उसमें से एक आउल और एक पैरेट निकला, ठीक है। तो बेटा केज 1 में टोटल हमारे पास बर्ड कितने थे, 8। बेटा उसमें 5 पैरेट्स थे और एक आउल था। टोटल हमारे पास 6 बर्ड थे। सो 6 में से हमने 2 बर्ड निकालने हैं, ठीक है। 6 में से हमने 2 बर्ड निकालने हैं। तो निकालने कैसे, 1 पैरेट एंड 1 आउल। तो आउल उसमें कितने थे, 1, निकालना कितना है 1, इनटू पैरेट उसमें कितने थे बेटा 5, निकालना कितना है 1, क्योंकि हमें 1 पैरेट और 1 आउल चाहिए। तो बेटा ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी किसकी, ये प्रोबेबिलिटी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये प्रोबेबिलिटी आएगी क्योंकि नीचे मैंने क्या लिखा, नीचे मैंने लिखे टोटल पॉसिबिलिटीज, मीन्स 6 बर्ड थे केज 1 में से 2 निकालने। सो ये टोटल पॉसिबिलिटीज होगी। निकालने कैसे हैं कि 1 पैरेट और 1 आउल होना चाहिए। आउल मेरे पास 1 है तो 1 में से 1 निकालना है, पैरेट मेरे पास 5 है, 5 में से 1 निकालना है। तो बेटा ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, अब हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 का मतलब क्या होता है, A ओवर E1 का मतलब होता है कि E1 के होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी, E1 के होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी। अब E1 हो चुका है, E1 मतलब एक पैरेट और एक आउल केज 1 से निकल के केज 2 में जा चुका है, ठीक है। तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी A ओवर E1, मतलब E1 के होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब ये केज 1 से निकल के गए किस में, केज 2 में। तो केज 2 में ऑलरेडी मेरे पास बेटा 6 पैरेट थे, ठीक है, 6 पैरेट थे। अब केज 1 में से भी 2 बर्ड आ गए, एक पैरेट आ गया, एक आउल आ गया। तो पैरेट कितने हो गए, ठीक है, पैरेट मेरे पास 7 हो गए केज 2 में, आउल 1 हो गया, मीन्स टोटल बर्ड तो 8 हो गए ना। तो 8 में से मैंने 2 बर्ड निकालने हैं क्योंकि ये वापस भी जाएंगे केज 1 में, ओके। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, A, मतलब आउल केज 1 में हो। आउल केज 1 में तभी आएगा अगर केज 2 में से वापस जाएगा आउल, क्योंकि केज 1 में से केज 2 में आ चुका है आउल, E1 हो चुका है। E1 का मतलब आउल उधर से एक आ चुका है केज 2 में, अब वो वापस भी जाएगा तभी तो बेटा A मतलब आउल स्टिल सीन इन द केज 1, ठीक है। तो हम केज 2 में से एक पैरेट और एक आउल बेटा वापस लेके जाएंगे। आउल केज 2 में अब कितने हैं, 1, क्योंकि आउल तो आया ही एक है भी एक पूरे क्वेश्चन में, इनटू अब पैरेट भी एक वापस जाना है। पैरेट 7 हो चुके हैं क्योंकि 6 तो केज 2 में थे, एक केज 1 से आ गया तो 7 हो चुके हैं। सो 7 में से एक पैरेट वापस जाएगा। सो इस तरह से बेटा केज 1 में आउल भी वापस चले गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, ये आ गई A ओवर E1 की। और नीचे बेटा इसके क्या लगता है, नीचे तो देखो ऊपर वाली सेम ही टर्म है, मीन जो ऊपर है वही नीचे है। तो नीचे सेम की सेम एज इट इज़ लग जाएगी 1C1 इंटू 5C1 ओवर 6C2 इंटू 1C1 इंटू 7C1 ओवर 8C2। तो ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लग गई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब आगे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या था, E2 हमने ऊपर सपोज किया है 2 पैरेट फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2, मतलब केज 1 में से 2 पैरेट निकले, ठीक है। तो केज 1 में पैरेट थे कितने, टोटल बर्ड कितने थे, टोटल बर्ड बेटा उसमें थे हमारे पास 6, क्योंकि एक आउल था और 5 पैरेट थे, टोटल बर्ड थे केज 1 में 6। सो 6 में से हमने 2 निकालने हैं।
अब E2 की प्रॉबिलिटी निकालनी है ना हमने, प्रॉबिलिटी ऑफ E2 में क्या है, 2 पैरेट निकले, तो पैरेट कितने थे उसमें, केज 1 में 5, तो 5 में से हमने 2 निकालने। मतलब मैंने नीचे क्या लिखा बेटा, देखिए नीचे मैंने लिखा 6C2, इसका मतलब क्या हुआ कि केज 1 में 6 बर्ड हैं, उसमें से 2 बर्ड निकालने हैं, और E2 का मतलब कि दोनों पैरेट होने चाहिए, तो पैरेट तो इसमें 5 थे, सो 5C2 ऊपर लग गया। ठीक है जी। अब ये 2 पैरेट गए बेटा किसमें, केज 2 में। अब केज 2 में से भी 2 बर्ड वापस आएंगे, तो बेटा केज 2 में से कितने बर्ड वापस आएंगे, 2, तो दोनों पैरेट ही होंगे। ठीक है। सो केज 1 अगर दोनों पैरेट ही होंगे वापस, तो केज 2 में बेटा अब 8 बर्ड बन चुके हैं, क्योंकि 2 पैरेट केज 1 से आ गए ना, तो 2 मतलब पैरेट केज 1 से केज 2 में आ गए, टोटल बर्ड 8 आ गए ना मेरे यहाँ पे। सो 8 निकालने कितने मैंने, 2, केज 2 में से भी वापस 2 ही जाएंगे ना, सो 8 में से मैंने 2 निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए बेटा, प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे A/A2 मतलब केज 1 में पैरेट, अब केज 2 में तो पैरेट ही बन गए, पैरेट ही रहेंगे ना, तो वापस भी तो पैरेट ही जाएंगे। सो 8 में से 2 बर्ड वापस जाएंगे, तो दोनों पैरेट ही होंगे, सो पैरेट भी 8 हैं, निकालने भी 2 हैं, सो 8C2 आ जाएगा। ठीक है। सो मतलब केज 2 में से अगर 2 बर्ड वापस जाएंगे, सो टोटल केज 2 में 8 बर्ड हो गए ना हमारे, 8C2, इसलिए मैंने 2 बर्ड निकालने हैं, तो वो दोनों पैरेट ही तो होंगे, क्योंकि अब केज 2 में आई पैरेट है, तो वापस भी पैरेट ही जाएंगे, सो ऊपर भी 8C2 आ गया। तो ये बन गई बेटा आपके पास बेस थ्योरम। अब यहाँ पे कैंसिल देखो, ये डिनोमिनेटर सबका सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, 1C1 इंटू 5C1, 1C1 इंटू 7C1, बेटा ये ऊपर बच रहा है, और नीचे देखिए ज़रा, 1C1 इंटू 5C1, 1C1 इंटू 7C1 प्लस 5C2 इंटू 8C2। ठीक है। अब बेटा 1C1 का आंसर 1 ही होता है, ऊपर वाली टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। 5C1 का आंसर 5 ही होगा, अगेन 1C1 का आंसर 1 ही होगा, और 7C1 का आंसर 7 ही होगा। ठीक है जी। अब नीचे भी बेटा ऐसे ही, 1C1 का आंसर 1, 5, 1 और 7, और यहाँ पे प्लस, अब इस टर्म को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। 5C2 का आंसर बेटा 10 होता है, आप निकाल के देख सकते हो, और 8C2 का आंसर 28 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। ऊपर बेटा आपके पास क्या बन रहा है, 35, नीचे क्या बन रहा है, 35, और ये प्लस किए तो हमने 280। ठीक है जी। सो ऊपर बेटा आपके पास 35 और नीचे आपके पास 315 बन जाएगा। अब इसकी अगर कटिंग करोगे तो ये आपके पास 1/9 आ जाएगा। सो 1/9 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा।